अध्याय 96 एक तस्वीर लेना। वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। आर्यन यानी ये चेन ने प्रिया और फाल्गुनी की प्रशंसा की। फाल्गुनी, ये प्रिया की वजह से संभव हुआ। वो सितार बहुत अच्छा बजाती है। प्रिया अभी भी फाल्गुनी द्वारा लगातार की जा रही प्रशंसा से शर्मा रही थी। फाल्गुनी, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? प्रिया ने फाल्गुनी से फोटो के लिए अनुरोध किया। कोई बात नहीं। फाल्गुनी ने प्रिया को देखकर सिर हिलाया। आर्यन, आओ हमारे साथ तस्वीर लो। प्रिया ने आर्यन को आमंत्रित किया। आर्यन, प्रिया, अगर मैं भी शामिल हो गया तो तुम्हारी फोटो कौन खींचेगा? हम किसी और से मदद मांग सकते हैं, बस चलो भी। प्रिया ने आर्यन को अपने साथ घसीटा। प्रिया द्वारा घसीटे जाने पर आर्यन बेबस था। प्रिया ने अपना सेलफोन निकाला जिससे वो फोटो लेने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसने उसे चालू करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। मैं कल रात चार्ज करना भूल गई थी। प्रिया को अभी याद आया कि उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया था। आर्यन, चलो तुम्हारे फोन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिया फोटो लेने के लिए आर्यन का फोन इस्तेमाल करना चाहती थी। आर्यन ने अपना फोन प्रिया को दे दिया। शायद हमें किसी से फोटो खींचने के लिए मदद मांगनी चाहिए। प्रिया ने मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। मुझे आपकी तस्वीर लेने दीजिए। कविता ने प्रिया की मदद करने की पेशकश की। मैडम कविता, आपको परेशान करने के लिए खेद है। कोई बात नहीं। कविता को मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिया ने आर्यन का फोन कविता को सौंप दिया। आर्यन, प्रिया और फाल्गुनी ने फोटो के लिए सही स्थिति की तलाश की। प्रिया दाईं ओर थी और उसने आर्यन के हाथ में अपना हाथ डाल रखा था। फाल्गुनी आर्यन के बाईं ओर थी, जबकि आर्यन उन दोनों सुंदरियों के बीच में था। कविता, छोटी बहन फाल्गुनी, थोड़ा और दाईं ओर खिसको। कविता ने फाल्गुनी को दाईं ओर आने को कहा। फाल्गुनी ने अपना शरीर दाईं ओर खिसकाया और वो आर्यन के हाथ से सट गई। फाल्गुनी थोड़ा शर्मा गई। अब तक वो किसी भी पुरुष के इतने करीब नहीं रही थी। अपनी स्थिति बनाए रखें। 3, 2, 1, क्लिक। कविता ने आखिरकार उन तीनों की तस्वीर ले ली। फाल्गुनी तुरंत आर्यन से दूर हट गई। उसने महसूस किया कि उसका दिल सामान्य से तेज धड़क रहा था और उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। प्रिया तुरंत परिणाम देखने के लिए कविता के पास दौड़ी। बहुत अच्छे। कविता द्वारा ली गई तस्वीर से प्रिया काफी संतुष्ट थी। आर्यन, आओ और परिणाम देखो। प्रिया ने आर्यन को अभी ली गई तस्वीर देखने के लिए बुलाया। आर्यन और फाल्गुनी भी तस्वीर देखने के लिए पास आए। जब फाल्गुनी ने तस्वीर देखी तो अचानक वो इसकी एक प्रति यानी कॉपी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे प्रिया से ये कहने में शर्म आ रही थी। फाल्गुनी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे अपने निजी ड्राइवर को बुलाना है ताकि वो मुझे लेने आ सके। फाल्गुनी ने बहाना ढूंढा और प्रिया के हाथ से फ़ोन ले लिया। प्रिया ने ज्यादा नहीं सोचा और आर्यन का फ़ोन फाल्गुनी को दे दिया। फाल्गुनी ने चतुराई से फ़ोटो अपने कॉन्टैक्ट्स पर भेज दी, फिर ड्राइवर को फ़ोन करके उसे लेने आने को कहा। ड्राइवर को फ़ोन करने के बाद फाल्गुनी ने फ़ोन प्रिया को लौटा दिया। शुक्रिया। कविता दीदी, अब मुझे जाना होगा। आज और भी कई मीटिंग्स हैं जिनमें मुझे शामिल होना है। फाल्गुनी ने कविता से विदा ली। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। कविता ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो जानती थी कि फाल्गुनी एक व्यस्त सुपरस्टार है। आप दोनों से फिर मिलते हैं। फाल्गुनी ने आर्यन और प्रिया को भी अलविदा कहा। वो हॉल से निकलकर नीचे चली गई। उसके जाने के बाद यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रिया, चलो हम भी घर चलते हैं। आर्यन ने प्रिया को घर चलने के लिए कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। मैडम कविता, पहले की मदद के लिए धन्यवाद। प्रिया और आर्यन भी हॉल से बाहर निकल गए। उन्हें जाते हुए देख कविता रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। आर्यन इंटरेस्टिंग आदमी है। कविता आर्यन की ओर आकर्षित थी। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि इस युवक के पास जरूर कोई अद्भुत रहस्य है। चूंकि आर्यन की कार खराब हो गई थी, वे दोनों टैक्सी लेकर उस छात्रावास यानी हॉस्टल लौटे जहां प्रिया रहती थी। पति, आज के लिए शुक्रिया। आज प्रिया बहुत खुश दिख रही थी। उसने आर्यन के गाल पर चूमा दिया और विदाई का चुंबन देकर तुरंत छात्रावास के अंदर चली गई। श्रीमान, अब हमें कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। बस सामने वाली गली में चलो। आर्यन ने कार के सामने एक गली की ओर इशारा किया। एक संकड़ी गली में पहुंचने के बाद आर्यन ने पैसे दिए और नीचे उतर गया। टैक्सी ड्राइवर के जाने के बाद आर्यन ने देखा कि आसपास कोई नहीं है और वो तुरंत आसमान की ओर उड़ गया। आज आर्यन का इरादा उस कुनलुन गट यानी कुनलुन फैक्शन को खोजने का था जिसके बारे में दादाजी विजय ने बताया था। अगर दादाजी की बात सही थी तो वहां निश्चित रूप से बहुत से दुर्लभ औषधीय पौधे होंगे। चूंकि आर्यन के पास गोलियां बनाने की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे, वो कुनलुन गट की भूमि खोजने के लिए मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि वो स्थान वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। वो कुनलुन पर्वतों की ओर तेजी से उड़ने लगा। 15 मिनट के भीतर आर्यन कुनलुन पर्वत के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया।
वो महसूस कर सकता था कि यहाँ की ची ऊर्जा किसी और स्थान से कहीं अधिक शुद्ध है। दादाजी के अनुसार गट का प्रवेश द्वार इसी विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर था, लेकिन उन्हें सटीक स्थान नहीं पता था। आर्यन ने प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अरे अवनी, क्या तुम दादाजी द्वारा बताए गए प्रवेश द्वार को खोजने में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? आर्यन ने अवनी से मदद मांगी। हे, आखिरकार तुमने मुझसे मदद मांगी। अगर तुमने पहले ही ऐसा किया होता तो तुम्हें वो जगह अब तक मिल चुकी होती। आर्यन, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें शुरुआत से ही पता था कि प्रवेश द्वार कहाँ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन गुस्से से भर गया। उसने घंटों तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, और पता चला कि अवनी को पहले से ही कुनलुन गढ़ के प्रवेश द्वार का पता था। अवनी, वो इसलिए क्योंकि तुमने पहले पूछा ही नहीं था। आर्यन। अध्याय 97 कुनलुन पवित्र भूमि। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वो जगह है? आर्यन यानी येचिन ने अपने नीचे की गहरी खाई को देखा। मुझे यकीन है, मैं नीचे एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा संरचना महसूस कर सकती हूं। अवनी को पूरा भरोसा था कि ये टेलीपोर्टेशन एरे की व्यवस्था थी। ठीक है, आर्यन उस रसादल में कूद गया। नीचे काफी अंधेरा था, यहां तक कि रोशनी की एक किरण भी इस जगह को नहीं छू पा रही थी। कई हजार मीटर नीचे जाने के बाद आर्यन को अपने से बहुत आगे प्रकाश का एक लाल बिंदु दिखाई दिया। जब वो करीब पहुंचा तो आकार साफ दिखने लगा। ये स्पष्ट रूप से एक द्वार था। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास की स्थिति देखी, लेकिन उसे जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। ये अजीब है कि इस पोर्टल की रखवाली कोई नहीं कर रहा है। अगर ये कुनलुन गुट का प्रवेश द्वार है तो यहां किसी न किसी को पहरा देना चाहिए था ना? आर्यन को संदेह होने लगा कि क्या ये वास्तव में कुनलुन गुट का ही द्वार है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी अंदर जाओ। तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अवनी की बात सही भी थी। संदेह करने से क्या फायदा? ये उसके लिए एक अनुभव ही होगा। आर्यन पोर्टल के अंदर चला गया और उसके सामने का नजारा बिल्कुल सफेद हो गया। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं तो वो एक बहुत ही डरावने जंगल में था। इस जगह खून की गंध बहुत तेज थी। उसने चारों ओर देखा, वहां हर तरफ मानव कंकालों के ढेर बिखरे हुए थे। यहां पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रॉर! उस शांत दिखने वाले जंगल में एक जादुई जानवर की दहाड़ सुनाई दी। बहुत सारे जादुई जानवर आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। इन जानवरों की शक्ति कम से कम अमोघलात के शुरुआती चरणों के बराबर थी। वो आर्यन पर ऐसे झपट रहे थे जैसे वो कोई ताजा मांस हो। सैकड़ों जादुई जानवर आर्यन की गर्दन की ओर लपके। 1,00,000 अग्नि तलवारें। आर्यन के पीछे उड़ती हुई 10 अग्नि तलवारें प्रकट हुईं। हमला करो! आर्यन की अग्नि तलवारों ने हर उस जानवर को काट दिया जो उसके करीब आया। 5 मिनट के भीतर उसने आसपास के सभी जादुई जानवरों का सफाया कर दिया। तभी दूसरी लहर आई। इस बार उनकी संख्या पहले से 5 गुना ज्यादा थी। मैं इसे एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। उजाड़ हथेलियां, पहली उंगली। आसमान में बादल बनने लगे और बादलों के पीछे से एक विशाल उंगली बाहर निकली। धड़ाम! जमीन जोर से कांप उठी जब उजाड़ हथेलियों ने जमीन पर मौजूद जानवरों पर प्रहार किया। 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जादुई जानवर मारे गए। इस शक्ति के प्रदर्शन से और भी शक्तिशाली जानवर जाग उठे। आर्यन ने महसूस किया कि जानवरों का एक झुंड फिर से उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार कुछ जानवर सिद्ध रूप के शिखर स्तर की शक्ति रखते थे और पूरी गति से उसकी ओर आ रहे थे। धिक्कार है, ये खतरनाक है। आर्यन ने अपनी ऊर्जा लड़ने में बर्बाद करने के बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। दुर्भाग्य से ये जानवर उड़ भी सकते थे। आर्यन जंगल में जहां से भी गुजरता, कोई न कोई जानवर उसका पीछा करने के लिए जुड़ जाता। उसने पीछे मुड़कर देखा, कम से कम हजारों जादुई जानवर उसका पीछा कर रहे थे। ये देख आर्यन ने अपनी उड़ने की गति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। पूरी रफ्तार के साथ उसने उन जादुई जानवरों को बहुत पीछे छोड़ दिया। जब शिकार उनकी पहुंच से दूर हो गया तो वो जानवर वापस लौट आए। आर्यन लगभग 1 घंटे तक उड़ता रहा, तब जाकर वो इस जंगल के ऊपरी हिस्से में पहुंचा। आखिरकार मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अधिकतम गति से उड़ने के कारण उसकी ऊर्जा काफी कम हो गई थी। सबसे पहले उसने स्वर्ग के आड़ू खाकर अपनी ऊर्जा को फिर से बहाल किया। जंगल के बाहर का नज़ारा काफी सुंदर था, जो अंदर के माहौल से बिल्कुल अलग था।
वो रास्ता पूछने के लिए किसी इंसान को ढूंढने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कोई नहीं दिखा। क्या ये वाकई कुनलुन पवित्र भूमि है? यहाँ मानव जीवन का कोई संकेत क्यों नहीं है? तभी उसकी नज़र नीचे एक परिचित जड़ी बूटी पर पड़ी। वो नीचे उतरा और पौधे को ध्यान से देखा। ये जीवन का फूल है। अगर इससे गोली बनाई जाए तो ये किसी की उम्र कई दशकों तक बढ़ा सकती है। उसने तुरंत फूल तोड़े और उन्हें फेरी द्वार के संग्रह कक्ष में रख दिया। कुनलुन की भूमि की खोज करते हुए उसे बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलीं। ये स्थान वास्तव में पवित्र भूमि कहलाने योग्य था। उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। उसने बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थीं। मास्टर, ऐसा लगता है कि दक्षिण पूर्व में कोई बहुत ही असाधारण लड़ाई लड़ रहा है। अवनी ने यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में किसी के लड़ने का पता लगाया। चलो वहां देखते हैं। आर्यन जब उसी दिशा में उड़ा तो उसने देखा कि वहां का आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। ये निश्चित रूप से उच्च स्तर के योद्धाओं की लड़ाई का प्रभाव था। आर्यन और करीब गया और एक पेड़ की शाखा पर उतरा। दूर से उसने देखा कि 5 अधेड़ उम्र के पुरुष योद्धा एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी से लड़ रहे थे। दोनों पक्ष घायल थे। वो पांचों पुराने ताओवादी कपड़े पहने हुए थे। आर्यन उनकी बातचीत सुनना चाहता था। 9 पूंछ वाली लोमड़ी, अभी समर्पण कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ताओवादी नेता ने लोमड़ी से कहा। लेकिन लोमड़ी उन 5 बूढ़े ताओवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। तो ये तुम्हारी चॉइस है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। भाइयों, चलो मिलकर हमला करते हैं। उन 5 ने एक पंचकोणीय आक्रमण गठन बनाया और अपनी पूरी ऊर्जा केंद्र में केंद्रित की। पंचकोण के केंद्र से एक बहुत तेज नीली रोशनी निकली। 9 पूंछ वाली लोमड़ी भी शांत नहीं रही। उसने अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके मुंह के बीच पीली रोशनी जमा होने लगी। प्रहार! पंचकोण से ऊर्जा लोमड़ी की ओर छोड़ी गई। बदले में लोमड़ी ने भी उन 5 की ओर एक लेजर किरण छोड़ी। आर्यन, जल्दी यहां से निकलो। अवनी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों शक्तियों के टकराने से एक भयानक विस्फोट हुआ। आर्यन, जो काफी दूरी पर था, वो भी इस विस्फोट की चपेट में आ गया। अध्याय 98 9 पूंछ वाली लोमड़ी के साथ अनुबंध। आर्यन कई दसियों किलोमीटर दूर जा गिरा। रुकने से पहले वो एक पहाड़ से जा टकराया। आर्यन के मुंह से खून निकल आया। धिक्कार है, बहुत शक्तिशाली है। आर्यन को हमले के इतने बड़े प्रभाव की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत जोरदार था। अगर आर्यन थोड़ा और करीब होता तो निश्चित रूप से इससे भी बुरी तरह घायल हो जाता। बेशक वे शक्तिशाली हैं, दोनों पक्षों की शक्ति ओवरलॉर्ड रेल्म के चरण में है। तुम अभी भी भाग्यशाली हो के बच गए। अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, अवनी ने आर्यन को समझाया। ओवरलॉर्ड रेल्म, ये स्वाभाविक ही है कि मैं उनकी शक्ति का स्तर महसूस नहीं कर सका। जाहिर तौर पर वे मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता था कि ये एक खतरनाक जगह है। कुनलुन पवित्र भूमि में कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। उन दोनों ने अभी के हमले में अपनी सारी गहरी ऊर्जा इस्तेमाल कर ली है। अब जो भी जीता हो उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बची होगी। बेहतर होगा कि तुम वहां जाकर देखो, क्या पता तुम्हें उन दोनों से कुछ लूट का माल मिल जाए, अवनी ने आर्यन को सुझाव दिया। आर्यन भी बहुत उत्सुक था कि लड़ाई किसने जीती, उन 5 ताओवादियों ने या यशिका 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने। आर्यन युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ा। अब उसके सामने सब कुछ बदल चुका था। सारे पेड़ गायब हो चुके थे। वहां केवल मिट्टी और धूल का ढेर था। आर्यन के सामने 15 किलोमीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा बन गया था। आर्यन नीचे उतरकर चारों ओर देखने लगा। उसे उन 5 ताओवादियों के शव मिले। उन 5 के शरीर में जीवन ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था। जहां तक यशिका की बात थी, आर्यन अभी भी बहुत कमजोर जीवन ऊर्जा महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई की विजेता यशिका ही थी। मास्टर, ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अवनी ने उत्साह से कहा। कैसा अच्छा अवसर? आर्यन उसकी बात से थोड़ा उलझन में था। बेशक यशिका के साथ अनुबंध करने का, ऐसी घायल स्थिति में जब आप उसे अनुबंध देंगे तो वो निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएगी, अवनी ने उसे समझाया। क्या तुम्हें यकीन है कि यशिका पलटकर हमला नहीं करेगी? आर्यन ने पूछा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक आत्मा अनुबंध तकनीक दूंगी। ये तकनीक देवताओं की दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम इसे उस पर इस्तेमाल करोगी तो वो हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। तैयार रहो, मैं ये तकनीक तुम्हें हस्तांतरित कर रही हूं। अवनी ने वो तकनीक आर्यन को दे दी। जानकारी का एक समूह आर्यन के दिमाग में समा गया।
उसने तुरंत उस तकनीक का अध्ययन करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में उसमें महारत हासिल कर ली। अब आर्यन के लिए आत्मा अनुबंध तकनीक को आजमाने का समय था। वो यशिका की ओर बढ़ा, जो जमीन पर कमजोर पड़ी थी। यशिका ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और आर्यन को बड़ी शत्रुता से देखा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यन ने यशिका को छुआ और अनुबंध तकनीक उपयोग करना शुरू किया। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा और यशिका की आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। आखिरकार अनुबंध बन गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने जरा भी विरोध नहीं किया। यशिका कणों में बदलकर आर्यन के बाएं हाथ में समा गई। उसके बाएं हाथ पर एक अनुबंध का चिन्ह उभर आया, जो इस बात का प्रमाण था कि वो अब आर्यन की है। बधाई हो मास्टर, आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई जानवर मिल गया है। अवनी ने बधाई दी। बुरा नहीं है, आर्यन ने अपने हाथ के चिन्ह को देखते हुए कहा। उसने यशिका को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है यशिका आराम कर रही है। इसके बाद वो उन 5 ताओवादियों के शवों के पास गया। उसने उनके पास कीमती चीजें ढूंढनी शुरू की। उसे 5 भंडारण अंगूठियां मिली। ऐसा लगता था कि वे पांचों अपनी सारी कीमती वस्तुएं इन्हीं अंगूठियों में रखते थे। आर्यन के पास इन अंगूठियों का सुरक्षा कवच तोड़ने का तरीका था। उसने उन 5 शवों को ठीक से दफनाया और फिर तुरंत वहां से निकल गया। आज जड़ी बूटियां खोजने का उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। कुनलुन पवित्र भूमि उसके लिए अभी भी खतरनाक थी, इसलिए उसने पहले लौटकर अपने घावों को भरने और अपनी शक्ति बढ़ाने का फैसला किया। आर्यन के जाने के 15 मिनट बाद वहां 2 लोग आए, एक महिला और एक पुरुष। महिला ने लाल रंग की कमीज और एक नकाब पहन रखा था, जिससे उसका असली चेहरा देख पाना बहुत मुश्किल था। उसके साथ वाला पुरुष पूरी तरह से सुनहरे कवच में था और हाथ में सुनहरी ढाल लिए बहुत ही शानदार लग रहा था। जनरल तुषार, ऐसा लगता है यहां अभी अभी कोई युद्ध हुआ है, लाल कपड़ों वाली महिला ने कहा। सुश्री मीनल, आप सही कह रही हैं। आपको क्या लगता है यहां किसने लड़ाई की होगी? जनरल तुषार ने पूछा। लाल कपड़ों वाली महिला का नाम मीनल है, जबकि सुनहरे कवच वाले पुरुष का नाम तुषार है। उन्होंने आसपास सुराग ढूंढे और उन्हें एक कब्र मिली जो हाल ही में खोदी गई थी। देखते हैं यहां कौन दफन है। तुषार ने अपनी हथेली उठाई और जमीन 2 हिस्सों में बंट गई। ये ताओजी संप्रदाय के 5 जुड़वा भाई नहीं हैं? ये पांचों कैसे मारे गए? तुषार ने उन शवों को पहचाना। सुश्री मीनल, क्या आप इन 5 को जानते हैं? वे ताओजी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। उनकी शक्ति ओवरलॉर्ड रेल्म के 7वें चरण में होनी चाहिए थी। अच्छा। मीनल को उन शवों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक थी कि इन 5 को किसने मारा है। शायद वो व्यक्ति यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं पहले इसकी सूचना ताओजी संप्रदाय को देता हूं। तुषार वहां से चला गया। मीनल ने युद्ध क्षेत्र के पास सुराग ढूंढना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे एक फटी हुई कमीज मिली। ये आर्यन की कमीज थी। उसने एक पक्षी के आकार की कठपुतली निकाली और फटी हुई कमीज उसके मुंह में डाल दी। वो पक्षी तुरंत आर्यन की दिशा में उड़ने लगा और मीनल उसके पीछे पीछे चल दी। अध्याय 99। शुद्ध अमर पक्षी रक्त वाली महिला। अवनी के निर्देशों की मदद से आर्यन सफलतापूर्वक कुनलुन पवित्र भूमि से बाहर निकलने में कामयाब रहा और तुरंत सतह की ओर ऊपर चढ़ गया। अब सुबह हो चुकी थी। आर्यन नीचे उतरा और सुबह की सुहावनी धूप का आनंद लेने लगा। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूं। चूंकि आज रविवार था और स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए आर्यन शांति से आराम कर सकता था। मास्टर, नीचे से कोई आ रहा है। वो बहुत तेज गति से आपकी ओर बढ़ रहा है। अवनी ने आर्यन को बताया कि रसातल के नीचे से कोई सतह पर आने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही सेकंड बाद लाल कपड़े पहने और नकाब लगाए एक महिला रसातल से बाहर निकली। आर्यन इस महिला की शक्ति के स्तर को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे इस महिला के पास होने से खतरे का अनुभव हुआ। एक चित्तीदार उड़ता हुआ पक्षी, कठपुतली, आर्यन के ऊपर मंडराने लगा। मीनल ने आर्यन को देखा। उसने आर्यन के शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारा। उसकी पक्षी कठपुतली ने पहचान लिया था कि उसे जो कपड़े का टुकड़ा मिला था वो वास्तव में इसी युवक का था। जो बात मीनल को अजीब लगी वो ये थी कि इस युवक की शक्ति केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर थी। अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के इतने निचले स्तर वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु के जंगल से जीवित बाहर निकलना असंभव था, क्योंकि उस जंगल में सबसे कमजोर जादुई राक्षस भी एम्परर रेल्म के स्तर के होते थे। मीनल ने पक्षी कठपुतली को वापस अपने पास बुलाया। उस पक्षी ने गायब होने से पहले अपने मुंह से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। मुझे बताओ कि ये फटी हुई कमीज तुम्हारी है? मीनल ने वो टुकड़ा दिखाया जो ठीक उसी रंग का था जैसा आर्यन ने अभी पहन रखा था। आर्यन ने उस नकाबपोश महिला के सुंदर हाथों में अपनी कमीज का फटा हुआ टुकड़ा देखा।
उसे अभी एहसास हुआ कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे उनमें कई जगहों पर छेद थे। आर्यन सोचने लगा कि शायद ये महिला उन 5 बूढ़े ताओवादियों की सहयोगी हो सकती है और वो उसे उन 5 का हत्यारा समझ रही होगी। ये मेरा नहीं है। आर्यन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो फटा हुआ टुकड़ा उसका है। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि एक बहुत ही शक्तिशाली आभा उस पर दबाव डाल रही थी। उसके लिए अपने शरीर को हिलाना भी मुश्किल हो गया था। आर्यन ने आसमान में उड़ रही उस नकाबपोश महिला की ओर देखा। उस महिला की आंखें आर्यन को बहुत तीखी नजरों से देख रही थीं। आखिर इस महिला की शक्ति का स्तर क्या था, जो केवल अपने दबाव मात्र से आर्यन को हिलना मुश्किल कर रही थी? अवनी, इस महिला की शक्ति का स्तर क्या है? आर्यन ने पूछा। तुम सचमुच जानना चाहते हो? ये महिला केवल एम्परर रेल्म के स्तर पर है, अवनी ने मजाक करते हुए कहा। आर्यन को कैसे विश्वास होता कि ये महिला केवल एम्परर रेल्म पर है? उसने अवनी पर दबाव डाला कि वो सच बताए। बस इस महिला की शक्ति का सही स्तर बताओ। अवनी, मास्टर से तो मजाक भी नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में आर्यन भला मजाक के मूड में कैसे हो सकता था? उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस महिला की आभा का दबाव और तेज होता जा रहा था। ये महिला ओवरलॉर्ड रेल्म के 8वें स्तर के शिखर चरण पर है। निकट भविष्य में वो जल्द ही 9वें स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसके शरीर में अमर पक्षी का शुद्ध रक्त है। इसकी वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से ओवरलॉर्ड रेल्म के 9वें स्तर से कम नहीं है। ये महिला उन 5 ताओवादियों या उस यशिका जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी जिसके साथ तुमने अभी अनुबंध किया है, उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अवनी ने विस्तार से उस महिला की शक्ति के बारे में बताया। आर्यन ये जानकर बहुत हैरान था। अमर पक्षी एक ऐसा जीव था जो प्राचीन काल में ऋषि देव क्षेत्र में रहता था। चूंकि इस महिला के पास उसका शुद्ध रक्त था, तो क्या ये महिला भी मास्टर की तरह देवलोक से आई थी? जब आर्यन सोच ही रहा था, नकाबपोश महिला ने फिर पूछा। मैं एक बार फिर पूछती हूं, क्या ये फटा हुआ टुकड़ा तुम्हारा है? मीनल का स्वर इस बार बहुत ठंडा था। हाँ, वो मेरा ही है। क्यों? आर्यन ने सच बताने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर उसने उन 5 को मारा भी नहीं था। मीनल ने आर्यन के शरीर से अपनी सारी आभा हटा ली और वो आसमान से नीचे उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। दबाव हटते ही आर्यन ने राहत की सांस ली। मुझे बताओ कि क्या तुम उन 5 की मौत में शामिल थे? मीनल ने तुरंत पूछताछ शुरू की। मैं कैसे शामिल हो सकता हूं? क्या आप देख नहीं सकती कि मैं कितना कमजोर हूं? मैं उन जैसे शक्तिशाली लोगों को कैसे हरा सकता हूं? तो क्या तुम जानते हो कि वो कैसे मरे? उसने पूरी घटना पूछी। आर्यन ने उन 5 ताओवादियों और उस यशिका जिसने अभी उसके बाएं हाथ में विश्राम किया था के बीच हुई लड़ाई का पूरा विवरण दे दिया। हालांकि उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा लीं, जैसे कि यशिका के साथ अनुबंध करना। मीनल ने सब कुछ सुना। वो उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी की बात सुनकर उत्सुक हो गई। वो लोमड़ी एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई जीव थी। कुनलुन पवित्र भूमि में उसका मिलना बहुत कठिन था। ताओवादी भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पालतू बनाने की कोशिश की थी ताकि वो उनके संप्रदाय की रक्षक बन सके। तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मीनल ने वो फटा हुआ टुकड़ा आर्यन को दे दिया और वापस पोर्टल की ओर मुड़ गई। आर्यन को तसल्ली हुई कि इस महिला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो वहां और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो तुरंत कुनलुन पर्वतों के ऊपर से उड़ने लगा। लेकिन मीनल, जो पोर्टल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई थी, अचानक रुक गई। उसे याद आया कि वो युवक केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर का था। वो इतनी सहजता से कुनलुन पवित्र भूमि में कैसे घूम सकता है? क्या उसने मुझसे अपनी शक्ति छिपाई है? मीनल को संदेह हुआ क्योंकि उसे कुछ गलत लग रहा था। वो वापस सतह पर आई, लेकिन उसे आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। वो व्यक्ति इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? उसका संदेह अब यकीन में बदल गया कि उस युवक ने अपनी शक्ति छिपाई है। उसने पहाड़ के चारों ओर उसे ढूंढना शुरू किया। मास्टर, वो महिला फिर से आपकी ओर आ रही है। अवनी ने मीनल के आने का संकेत दिया। हूं? आर्यन तुरंत रुक गया। मीनल पहले से ही उसके सामने थी। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया है। उसे अभी भी आर्यन की शक्ति दूसरे स्तर की लग रही थी, लेकिन अगर वो केवल उस स्तर पर था तो वो इतनी तेज कैसे उड़ सकता था? मीनल उत्सुक हो गई कि ये युवक किस तकनीक का उपयोग कर रहा है। उसने फिर से अपनी आभा से आर्यन को दबाया। इस बार दबाव इतना तेज था कि आसमान में उड़ रहा आर्यन सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मीनल भी नीचे उतरी और उसकी ओर चलते हुए कहा, जब तक तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताओगे, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी।
आर्यन को समझ आ गया कि इस महिला को सब कुछ बताए बिना यहां से निकलना मुश्किल होगा। उसने उस नकाबपोश महिला से बचने का रास्ता सोचना शुरू किया। उसने अपना सिर घुमाया और स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढ लिया। हाँ, मैं उस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं, शायद ये महिला पर काम कर जाए। आर्यन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अध्याय 100। मीनल ने प्रतिबंधित तकनीकों का उपयोग किया। मालकिन, कृपया मुझे जाने दें, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता था। क्योंकि आर्यन ये चैन इस महिला की उम्र नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे मालकिन कहकर संबोधित किया। मीनल खुद को मालकिन कहे जाने पर अप्रसन्न महसूस कर रही थी। वो अभी भी एक युवती थी। मीनल की आयु 200 वर्ष थी, लेकिन प्राचीन दुनिया में इस उम्र को अभी भी बहुत युवा माना जाता था। मीनल के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली हत्यारी आभा यानी किलिंग आभा निकलने लगी। गट। आर्यन ने अपना थूक निगला। जिस घातक आभा में ये महिला नहाई हुई थी वो बहुत शक्तिशाली थी। कदम दर कदम मीनल आर्यन की ओर बढ़ी, जो वर्तमान में जमीन पर पड़ा था। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। जैसे ही मीनल करीब आई, आर्यन ने अपनी अग्निशिरा खोल दी। धड़ाम। आर्यन के शरीर से शक्ति का विस्फोट हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। मीनल का दबाव अब आर्यन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और मीनल के शरीर को छूकर राजा का हृदय तकनीक का उपयोग करना चाहता था। दुर्भाग्य से मीनल आर्यन से तेज थी। वो तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे हट गई। इस युवक की शक्ति में वृद्धि देखकर मीनल और भी सतर्क हो गई। आर्यन मीनल पर छूने में विफल रहा और अब उसके पास दूसरा मौका नहीं था, क्योंकि मीनल उससे सावधान हो गई थी। धिक्कार है। आर्यन के पास यहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वो इस नकाबमुश्क महिला से लड़ता तो निश्चित रूप से हार जाता। भले ही उसने अग्निशिरा खोल ली थी, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी मीनल से बहुत कम थी। आर्यन मीनल से दूर भागने के लिए अधिकतम गति से उड़ा। मीनल उसे कैसे भागने दे सकती थी? वो आर्यन का पीछा करने लगी। आर्यन अपनी सबसे तेज गति का उपयोग कर रहा था, लेकिन मीनल की गति उससे भी अधिक थी और वो जल्द ही आर्यन के सामने आ गई। मीनल ने आर्यन के माथे पर प्रहार किया। धड़ाम। आर्यन जमीन से जा टकराया। उसने अपने दुखते हुए माथे को रगड़ा। मीनल की ताकत आर्यन के लिए बहुत अधिक थी। आर्यन सोचने लगा कि इस महिला को कैसे हराया जाए। उसकी पहली योजना विफल हो गई थी और ऋषिदेव की शक्ति का उपयोग करने के बाद भी वो इस महिला से नहीं जीत सका। बुरे लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। मीनल की हथेली से आग निकली। उसने आर्यन पर गहरी अग्नि से प्रहार किया। आग की लपटें बड़ी होती गईं और एक विशाल आग का गोला आर्यन को अपनी चपेट में ले लिया। मीनल ने अपनी शक्ति को थोड़ा रोक कर रखा था ताकि आर्यन मर ना जाए। जहां आर्यन था वो स्थान आग के समुद्र की तरह जल रहा था। आर्यन उस आग के समुद्र के बीच में खड़ा था, लेकिन उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं जला। मीनल ये देखकर बहुत चकित रह गई कि उसने सोचा नहीं था कि ये युवक उसके अग्नि हमले को झेल पाएगा। आर्यन मुस्कुराया। इस महिला की अग्निशक्ति उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही क्षमता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी आग बहुत कमजोर है। आर्यन ने उसकी अग्निशक्ति का मजाक उड़ाया। अपनी शक्ति का अपमान होते देख मीनल क्रोधित हो गई। अमर पक्षी का क्षेत्र। आसमान में एक अग्नि गुंबद दिखाई दिया। इस बार मीनल ने अपनी शक्ति को बिल्कुल नहीं रोका। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि इस हमले के बाद आर्यन जीवित बचेगा या नहीं। आर्यन के आसपास का तापमान बहुत गर्म हो गया। देखते हैं कि इस हमले के बाद तुम हंस पाते हो या नहीं। आसमान से आग का गुंबद नीचे गिरा। तापमान इतना बढ़ गया कि आर्यन के पास के पत्थर भी पिघलने लगे। धड़ाम। अमर पक्षी की आग ने जमीन पर सब कुछ जला दिया। इस तकनीक से आर्यन को मर जाना चाहिए था। जब आग गायब हुई तो वहां एक विशाल गड्ढा बन गया था। मीनल ये देखकर दंग रह गई कि कोई अभी भी उस गड्ढे के बीच में खड़ा था। आर्यन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अगर उसके पास ऋषिदेव की विरासत नहीं होती तो वो निश्चित रूप से इस हमले में मारा जाता। मीनल ने अविश्वास भरी नजरों से आर्यन को देखा। उसके सबसे मुख्य हमले के बाद भी ये व्यक्ति जरा भी घायल नहीं हुआ था। ये पागलपन था। अभी भी बहुत कमजोर है। क्या तुम्हारी क्षमता बस इसी स्तर की है? आर्यन ने मीनल का मजाक उड़ाया। मीनल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अमर पक्षी की उत्तराधिकारी होने के नाते उसे हमेशा प्रशंसा मिली थी। कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। मीनल आसमान में और ऊपर उड़ी। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। आग बड़ी होती गई और आसमान में एक भव्य अमर पक्षी का रूप ले लिया। मीनल उस भव्य पक्षी के केंद्र में थी। इस तकनीक को अमर पक्षी अग्निदेव शरीर कहा जाता है।
इसे उपयोग करने के लिए मीनल को अपने शरीर में मौजूद अमर पक्षी का रक्त बचाना पड़ता है। इस रक्त को बचाने के बाद वो 1 महीने तक अग्नि शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। ये एक प्रतिबंधित तकनीक थी जिसे सामान्यतः उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपमानित महसूस करने के कारण मीनल ने इसे आजमाया। साफ आसमान में वो अमर पक्षी नाचने लगा और फिर पूरी शक्ति से आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने महसूस किया कि इसकी शक्ति किसी परमाणु बम की तरह थी। धमाका! कुनलुन पर्वतों में एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। जब वो अमर पक्षी जमीन से टकराया तो चीन की आधी धरती कांप उठी। पहाड़ों में एक विशाल गड्ढा बन गया। मीनल ने गुस्से में कुनलुन पर्वतों का 1/10 हिस्सा नष्ट कर दिया था। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने अपनी लगभग सारी ऊर्जा इस तकनीक में झोंक दी थी। उसे विश्वास था कि कोई भी इस हमले से बच नहीं सकता। वो संतुष्ट थी कि उसने उस व्यक्ति को हरा दिया जिसने उसकी शक्ति का मजाक उड़ाया था। वो वाकई बहुत अद्भुत था। तभी पीछे से आर्यन ने मीनल की कमर को अपनी बाहों में भर लिया और राजा का हृदय तकनीक का उपयोग किया। मीनल ये देखकर स्तब्ध रह गई कि वो युवक उसके प्रतिबंधित अमले के बाद भी जीवित था। आह! मीनल के मुंह से कराह निकली। आर्यन के स्पर्श के बाद उसे अपना शरीर गर्म और असहज महसूस होने लगा। उसके शरीर में लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। तुम मेरे शरीर के साथ क्या कर रहे हो? मीनल को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हों। अब बदला लेने का समय है। आर्यन दुष्टता से मुस्कुराया। सबसे पहले उसने मीनल का नकाब हटाया ताकि वो इस महिला का असली चेहरा देख सके। मीनल ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अब वो व्यर्थ था। जब आर्यन ने उसका नकाब हटाया तो मीनल केवल समर्पण ही कर सकती थी। अध्याय 101 मीनल के शरीर और मन पर विजय। आर्यन इस महिला की सुंदरता देखकर दंग रह गया। मीनल का चेहरा वास्तव में इतना सुंदर था कि आर्यन भी तुरंत इस महिला को प्यार करने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही मीनल का नकाब हटा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने खुद को बचाने की जितनी भी कोशिश की थी, वो सब व्यर्थ साबित हुई। आर्यन ने मीनल को अपनी बाहों में उठाया और युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। उसे एक गुफा मिली और वो तुरंत मीनल को उस गुफा के अंदर ले गया। आर्यन ने परिद्वार के भंडारण कक्ष से एक कपड़ा निकाला और मीनल को उस पर लेटा दिया। आर्यन ने मीनल के कपड़े उतारना शुरू किया। मीनल ने प्राचीन शैली के कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें उतारना थोड़ा कठिन था। मीनल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये युवक आगे क्या करने वाला है। जब आर्यन ने मीनल के सारे कपड़े हटा दिए तो उसके सामने एक अत्यंत कामुक और पूर्ण शरीर दिखाई दिया। इस समय आर्यन एक जंगली जानवर की तरह था, जिसे बहुत ही स्वादिष्ट शिकार मिल गया हो। आर्यन ने मीनल के शरीर को छुआ और उसके 2 कोमल अंगों के साथ खेलने लगा। उसने मीनल के उन उभरे हुए हिस्सों को दबाया और सहलाया। आह! इसे बंद करो, तुम कमीने! मीनल ने आर्यन के हाथों के स्पर्श से मिलने वाले आनंद के कारण अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। उसे अपने निचले हिस्से से एक तरल पदार्थ निकलता हुआ महसूस हुआ। मीनल जो एक पवित्र कन्या थी, उसने पहले कभी इस तरह का एहसास नहीं किया था। हर दिन मीनल बस अपनी साधना में लगी रहती थी। उसे स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम कमीने, इसे रोको, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आर्यन ने मीनल की चिल्लाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत मीनल के रसीले होठों को चूम लिया ताकि वो फिर से बोल न सके। जब आर्यन ने उसे चूमा तो मीनल बहुत हैरान रह गई। न जाने क्यों ये उसे बहुत सुखद लग रहा था। सुख के कारण उसकी चेतना लुप्त होने लगी और उसने आर्यन के चुंबन का जवाब देना शुरू कर दिया। उसने आर्यन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। आह! इतने कठोर मत बनो, दर्द हो रहा है। आह! मीनल धीरे से कराहने लगी क्योंकि आर्यन उसके कोमल अंगों के साथ खेल रहा था। आर्यन लालच के साथ उसे चूम रहा था। न जाने क्यों मीनल को देखने के बाद आर्यन बहुत उत्तेजित था। उसकी कामुकता चरम पर थी। उसके मन में बस मीनल को प्यार करने की इच्छा थी। कृपया रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ बाहर आ जाएगा। आह! मीनल आखिरकार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसका शरीर जोर से कांप उठा और उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन रुका नहीं और मीनल के सुंदर शरीर के साथ खेलता रहा। मीनल, जिसका शरीर चरमोत्कर्ष के बाद बहुत संवेदनशील हो गया था, उसे लगा कि आर्यन उसे फिर से उत्तेजित कर रहा है। वो अपनी आवाज नहीं रोक पाई और फिर से कराहने लगी। ये देखकर कि अब मुख्य कार्यक्रम के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, आर्यन ने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए। उसका विशाल अंग मीनल के द्वार को तोड़ने के लिए तैयार था। मीनल ने आर्यन को कपड़े उतारते हुए देखा और उसकी नज़र उसके अंगों पर पड़ी। हालांकि वो एक पवित्र स्त्री थी, लेकिन वो जानती थी कि ये क्या है। क्या वो इस चीज़ को मेरे अंदर डालेगा? ये तो नामुमकिन है, ये समा नहीं पाएगा। मीनल आर्यन के विशाल रूप को देखकर डर गई।
आर्यन ने अपना अंग मीनल की गीली गुफा के सामने रखा और एक ही झटके में उसे अंदर डाल दिया। आह! मीनल दर्द के मारे चिल्लाई। उसने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में फट रहा हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आर्यन के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसके नाखून आर्यन के मांस में गहराई तक गड़ गए। आह! इस बार आर्यन के मुंह से कराह निकली। उसे महसूस हुआ कि उसका अंग एक अनंत गहराई में खींचा जा रहा है। मीनल की गुफा की दीवारें उसे बहुत मजबूती से जकड़ रही थीं। ऐसा एहसास आर्यन को पहले कभी नहीं हुआ था। आर्यन ने अंदर बाहर गति करना शुरू किया और उसे एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। शुरुआत में तो मीनल को असहनीय दर्द हुआ, लेकिन जब आर्यन ने कई बार गति की तो उसे लगा जैसे उसका शरीर और मन आसमान में उड़ रहा हो। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। आर्यन ने अपनी गति और तेज कर दी। इस समय वो मीनल के शरीर में एक बेलगाम सांड की तरह था। आह पति, और तेज, मैं शिखर पर पहुंचने वाली हूं। तुम्हारी इस चीज के साथ ये बहुत अद्भुत है। मीनल ने अनजाने में आर्यन को अपना पति पुकारना शुरू कर दिया। अगर कुनलुन सवित्र प्रदेश में कोई मीनल के इन शब्दों को सुनता तो वो दंग रह जाता। मीनल जो कई लोगों के दिलों की देवी थी, वो इस समय आर्यन के नीचे पुरुष स्त्री संबंध का आनंद ले रही थी। उसका शरीर और मन पूरी तरह से आर्यन द्वारा जीत लिया गया था। मीनल अधिक सुख पाने के लिए आर्यन का सहयोग करने लगी। 1 घंटे बाद आर्यन ने अपना सारा सफेद तरल मीनल के गर्भ में छोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि उसका निचला हिस्सा गर्म तरल से भर गया है। मीनल को अब लगने लगा था कि वो इस लड़के के बिना नहीं रह पाएगी। जब आर्यन बाहर निकलना चाहता था तो मीनल ने अपने पैरों से उसकी कमर को जकड़ लिया और उसे रोक दिया। वो उठी और आर्यन की जांघ पर बैठ गई और उसने अपने होंठ आर्यन के कान के पास रखे और कहा, पति, क्या आपको ये फिर से चाहिए? उसकी आवाज़ आर्यन के लिए बहुत ही आकर्षक थी। आर्यन का अंग फिर से सख्त हो गया और उन दोनों ने अपनी शांत गुफा के अंदर अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। मीनल सैकड़ों वर्षों से अकेली थी। एक बार कामुकता जागने के बाद वो केवल एक बार में संतुष्ट नहीं होने वाली थी। वो खुद ऊपर नीचे गति करने लगी। आह, ये अद्भुत है, इसे करना बहुत मजेदार है। देवी, तुम्हारे अंदर सब कुछ सच में अद्भुत है। आर्यन ने महसूस किया कि मीनल की गुफा पहले से भी अधिक तंग हो गई है। पति, और गहराई तक जाओ, मुझे अच्छा महसूस कराओ। मीनल लगातार उत्तेजक शब्द कह रही थी। आर्यन और मीनल ने विभिन्न मुद्राओं को आजमाया। आर्यन के प्रभुत्व में मीनल बहुत आज्ञाकारी बन गई थी। गुफा में कराहने की आवाज घंटों तक गूंजती रही। यहाँ उन दोनों को युगल साधना करते हुए परेशान करने वाला कोई नहीं था। अध्याय 102 देवी का आकर्षण। आर्यन की आंखें आखिरकार खुली। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक सोया था। उसे बस इतना याद था कि मीनल के साथ एक भीषण युद्ध हुआ था जो काफी लंबे समय तक चला था। इस समय सुंदर देवी मीनल आर्यन की बाहों में सिमटी हुई बहुत शांति से सो रही थी। आर्यन ने कल की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल वास्तव में क्या हुआ था। कल वो बस मीनल को थोड़ा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनके बीच अंतरंग संबंध बन गए। जब भी आर्यन मीनल की सुंदरता को देखता, उसे लगता कि उसकी आत्मा इस सुंदर देवी द्वारा चुरा ली गई है। इस देवी को प्यार करने की अपनी इच्छा को रोकना उसके लिए बहुत कठिन था। मास्टर, आखिरकार आप भी जाग गए। ऐसा लगता है कि आप सुंदर देवियों के साथ संबंध बनाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय ही भूल जाते हैं। अवनी ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा। अवनी, मैंने ये कितनी देर तक किया? आर्यन ने पूछा। वो अब अवनी की छेड़खानी का आदी हो चुका था। हे भगवान, आप दोनों लगभग एक पूरे दिन से यही कर रहे हैं, अवनी ने लाचारी से कहा। आर्यन को अंदाजा भी नहीं था कि वो और मीनल पूरे एक दिन तक युगल साधना करेंगे। महिलाओं के मामले में आपकी किस्मत बहुत तेज है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसी महिला मिली जिसमें देवी का आकर्षण है। देवी का आकर्षण, ये क्या है? आर्यन ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। देवी का आकर्षण जन्मजात होता है। ये एक ऐसी महिला को बनाता है जो जिसे भी देखे उसे मोहित कर दे। यहाँ तक कि ये उसे देखने वाले हर पुरुष की आत्मा को गुलाम बना सकता है। ऐसी महिला 100 करोड़ सालों में भी शायद ही एक मिलती है। अवनी ने आर्यन को विस्तार से समझाया। अब मैं समझा। आर्यन को अब समझ आ गया कि उसे क्यों लगा कि मीनल को देखकर उसकी आत्मा उड़ जाएगी। मास्टर, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि अगर ये महिला जागी तो वो तुरंत आपको मार डालेगी? जो होना था हो गया। एक पुरुष होने के नाते मैं भाग नहीं सकता, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, आर्यन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। यही तो मेरे मास्टर की पहचान है। ये मेरे प्यारे मास्टर के लिए है। अवनी ने आर्यन को कुछ दिया। आर्यन की हथेली में एक जटिल नक्काशी वाली अंगूठी दिखाई दी। ये क्या है? ये नवा अंगूठी है। ये अंगूठी किसी की भी शक्ल उसकी इच्छा के अनुसार बदल सकती है। पहनने वाला ये भी नियंत्रित कर सकता है कि उसका असली चेहरा कौन देख सकता है।
आप ये अंगूठी इस महिला को दे सकते हैं ताकि उसे अपनी सुंदरता छिपाने के लिए नकाब न पहनना पड़े, अवनी ने उपयोग समझाया। आर्यन ने सिर हिलाया और अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद अवनी शांत हो गई, जैसे वो आर्यन को मीनल के साथ अकेला छोड़ना चाहती हो। आर्यन ने मीनल की ओर देखा जो अभी भी आराम से सो रही थी। उसने उसके चेहरे को सहलाया। स्पर्श महसूस होते ही मीनल जाग गई और उसने आर्यन को बहुत ही कोमल नजरों से देखा। आर्यन उसे पागलों की तरह देखता रहा। छोटे बच्चे, क्या तुमने पहले कभी कोई सुंदर महिला नहीं देखी? मीनल ने मजाक में कहा। उसके शब्दों से आर्यन होश में आया। ये वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसे लगा था कि जागते ही वो उस पर हमला कर देगी, पर उसका सोचना गलत था। तुम किसे छोटा बच्चा कह रही हो? मैं एक बड़ा लड़का हूं। आर्यन को छोटा बच्चा कहलाना पसंद नहीं आया। तुम अभी केवल 19 साल के हो, जो मुझसे बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटा बच्चा ही कहूंगी, पुची। मीनल थोड़ा हंसी। मैं छोटा नहीं हूं, क्या तुमने ये नहीं देखा? आर्यन ने गर्व से अपना निचला हिस्सा दिखाया। मीनल तुरंत शर्मा गई और उसने नजरें चुरा ली। आर्यन ने उसके नग्न शरीर को गले लगा लिया। पति, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दें। मीनल तुरंत घबरा गई क्योंकि उसे लगा आर्यन फिर से युद्ध शुरू करना चाहता है। उसे माफी मांगते देख आर्यन ने उसे छोड़ दिया। अब वो मीनल के और करीब महसूस कर रहा था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूं? मीनल उस व्यक्ति का नाम नहीं जानती थी जिसने उसके शरीर और दिल को जीता था। मैं आर्यन हूं, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम आर्यन है, मेरा नाम मीनल है। अब से तुम मुझे मीनू यानी लिंगर कह सकते हो। उसने अपना परिचय दिया। आर्यन ने महसूस किया कि मीनल का व्यवहार पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग था। पहले वो उदासीन थी, पर अब वो बहुत कोमल थी। मीनल बहुत ही सुंदर नाम है, तुम जैसी देवी के लिए बिल्कुल उपयुक्त। आर्यन ने प्रशंसा की। ये सुनकर मीनल का दिल बाग बाग हो गया। मीनल ने एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह आर्यन को कपड़े पहनाने में मदद की। उसने आर्यन की पीठ देखी जो उसके नाखूनों की खरोंच से घायल थी। उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने अपनी अंगूठी से दवा निकाली। पति, मैं इस घाव को ठीक करने में मदद करती हूं। दवा लगाते ही आर्यन के घाव बिना किसी निशान के गायब हो गए। आर्यन हैरान था कि उसने छोटे से घाव के लिए इतनी कीमती दवा का उपयोग किया। अब आर्यन की बारी थी। उसने मीनल के लंबे काले बालों को संवारा। मीनल फिर से नकाब पहनने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे रोक दिया। तुम नकाब के बिना ज्यादा सुंदर लगती हो, आर्यन ने कहा। मेरे मास्टर ने कहा था कि मुझमें एक विशेष आकर्षण है जो पुरुषों को पागल कर सकता है और उन्हें मेरा गुलाम बना सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे ये विशेष नकाब दिया था। अरे हाँ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। आर्यन ने नवा अंगूठी निकाली। उसने मीनल की उंगली में उसे पहना दिया। ये नवा अंगूठी है, ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकती है और ये तुम्हारे देवी आकर्षण को भी रोक सकती है। अब तुम्हें नकाब पहनने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने समझाया। मीनल ने तुरंत इसे आजमाया। पति, अब मैं कैसी दिख रही हूं? आर्यन को कोई बदलाव नहीं दिखा, पर मीनल ने जब आईने में देखा तो उसका रूप बदल चुका था। अवनी की दी हुई अंगूठी बेहतरीन काम कर रही थी। अब से केवल पति ही मेरा असली रूप देख पाएंगे। मीनल उपहार पाकर खुश थी। चलो यहां से चलते हैं। आर्यन ने मीनल को लेकर अपने घर की ओर उड़ चला। तो तुम कुनलुन सवित्र भूमि वापस जा रही हो? मीनल ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी मास्टर अभी साधना में लीन है, वो जल्दी बाहर नहीं आएंगी। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें सच बता दूं, मेरी 2 और पत्नियां हैं। क्या तुम उन्हें स्वीकार करोगी? बेशक, इसमें क्या समस्या है? मीनल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। कुनलुन में एक पुरुष की कई पत्नियां होना सामान्य बात थी। ठीक है, अब घर चलते हैं। आर्यन मीनल को लेकर अपने घर की ओर उड़ चला। अध्याय 100 साधना आधार में वृद्धि। आर्यन ने महसूस किया कि मीनल से शुद्ध इन प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इस समय आर्यन की शक्ति ओवरलॉर्ड रेल्म के 4थे चरण में पहुंच चुकी थी। मीनू, तुम्हारा वर्तमान स्तर क्या है? आर्यन ने मीनल से उसके साथ युगल साधना करने के बाद का स्तर पूछा। अब मैंने पौराणिक डिवाइन नेसेंट रेल्म की ओर आधा कदम बढ़ा लिया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगी। शुरुआत में मीनल ये जानकर बहुत हैरान थी कि वो इस पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। इस जीवन में मीनल को संदेह था कि वो कभी इस क्षेत्र तक पहुंच पाएगी, लेकिन अब जब वो इस पौराणिक आयाम तक पहुंच गई थी तो ये सब इस छोटे लड़के की वजह से था। आर्यन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी ओवरलॉर्ड रेल्म के 4थे स्तर पे पहुंच गया हूं। नन्हे पति, तुम्हारे शरीर में क्या रहस्य है? ये कैसे संभव है कि तुम्हारे साथ संबंध बनाने मात्र से मैं इस स्तर तक पहुंच गई? मीनन अपने नन्हे पति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक प्राचीन यांग शरीर है। जो भी महिला मेरे साथ युगल साधना करती है उसे निश्चित रूप से असाधारण लाभ मिलता है।
आर्यन ने मीनल को थोड़ा समझाया। नन्हे पति, अगर दुनिया की महिलाओं को ये पता चल जाए तो ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? वे ये जानकर तुरंत बिस्तर पर तुम पर झपट सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित रूप से आसानी से उनकी देखभाल कर सकता हूं, आर्यन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। सच में? तो फिर मैं महिलाओं को बता दूंगी। देखते हैं कि नन्हा पति उन सभी महिलाओं को संभाल पाता है या नहीं, मीनल ने शरारत से कहा। तुम्हारी हिम्मत! अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कई दिनों तक बिस्तर से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने मीनल की ओर इशारा करते हुए कहा। तो फिर कोशिश करो और मुझे पकड़ो। मीनल आर्यन से दूर उड़ गई। आर्यन ने मीनल को पकड़ने की कोशिश की और दोनों लुका छिपी खेलने लगे। मीनल को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया आज पहले से अलग थी। अब उसकी दुनिया खुशनुमा और खुशहाल रंगों से भरी थी। दोनों शहर के ऊपर पहुंचे। मीनल ने बड़ी उत्सुकता से नीचे शहर को देखा। वहां कई ऐसी चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये पहली बार था जब मीनल मर्त्य जगत में आई थी। ये जगह उसके लिए बहुत अजनबी थी। आर्यन मीनल को खरीदारी के लिए एक जगह ले गया ताकि वो उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। मीनल ने अभी जो कपड़े पहने हुए थे वो लोगों का ध्यान खींचने के लिए बहुत अधिक थे। नन्हे पति, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा। आर्यन मीनल को एक ब्रांडेड कपड़ों की दुकान पर ले गया। एक सुंदर पुरुष को आते देख दुकान की महिला कर्मचारियां तुरंत आर्यन के पास आईं, लेकिन दुर्भाग्य से उस सुंदर पुरुष के पीछे एक सुंदर महिला भी थी। महिला कर्मचारियों को लगा कि अब उनके पास कोई मौका नहीं है। मास्टर और लेडी, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? दूसरों की नज़रों में मीनल का रूप बदल गया था। रूप बदलने के बावजूद मीनल अभी भी बहुत सुंदर दिख रही थी। मुझे इस दुकान में महिलाओं के कपड़ों का सबसे अच्छा सेट चाहिए। क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? कृपया मेरे साथ आइए। महिला कर्मचारी ने आर्यन और मीनल को अपने पीछे आने को कहा। वे दोनों महिला कर्मचारी के पीछे चल दिए। मीनल ने दुकान के चारों ओर देखा। उसे लगा कि यहाँ के कपड़ों का डिज़ाइन बहुत अजीब है और कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर वे बहुत खुले हुए हैं। मीनल एक प्राचीन महिला थी। उसे बहुत खुले हुए कपड़े पसंद नहीं थे। मीनू, चलो ये पोशाक आजमाते हैं। आर्यन ने एक सफ़ेद रंग की वन पीस पोशाक ली और मीनल को आजमाने के लिए दी। मीनल ने वो पोशाक ली और बदलने के कमरे की ओर चली गई। कुछ ही पलों बाद वो बाहर आई। नन्हे पति, क्या ये मुझ पर अजीब लग रही है? मीनल को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। अति सुंदर। आर्यन मीनल के उस मासूम रूप को देखकर मुग्ध हो गया जो सफ़ेद पोशाक में बहुत प्यारी लग रही थी। आर्यन से प्रशंसा पाकर मीनल बहुत खुश हुई। उसने फैसला किया, मैं ये पोशाक ले रही हूँ। इसके बाद आर्यन ने मीनल को दुकान में बहुत सारे कपड़े आजमाने के लिए कहा। जो भी कपड़े उसने पहने वे उस पर बहुत जच रही थे। आर्यन ने उसके लिए दर्जनों सेट खरीदे। श्रीमती, ये आपका बिल है। महिला कर्मचारी ने बिल दिया। कुल खर्च $20,000 हुआ था। भुगतान करने के बाद आर्यन मीनल को लेकर बाहर आ गया। आर्यन उसे लेकर अपने निवास की ओर उड़ा। तो हम पहुंच गए, ये मेरा घर है। आर्यन ने अपना निवास मीनल को दिखाया। चलो अंदर चलते हैं। दोनों विला के अंदर गए। ये तुम्हारा घर है? बहुत ही सुंदर है। मीनल आधुनिक विला के आंतरिक डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। क्या तुम ऐसी जगह पर नहीं रहती? अब तक मैं एक गुफा में रहती थी। वो साधना के लिए उपयुक्त जगह है। ऐसी जगह सिर्फ एक ही है और वो है राजमहल में। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कुनलुन पवित्र सभ्यता अभी भी पुरानी सभ्यता का उपयोग कर रही थी, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मीनल आधुनिक दुनिया को देखकर हैरान थी। तभी आर्यन का फोन बजा। उसने देखा कि माधुरी का फोन था। माधुरी पत्नी, क्या बात है? आर्यन ने फोन उठाया। पति, तुम कई दिनों से कहाँ थे? तुम उस समय क्यों नहीं आए? क्या तुमने मुझसे पार्टी में साथ चलने का वादा नहीं किया था? माधुरी ने स्पष्टीकरण मांगा। आर्यन भूल गया था कि उसने माधुरी को पार्टी में साथ ले जाने का वादा किया था। माधुरी पत्नी, मुझे माफ कर दो। ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में भूल गया था। आर्यन ने ईमानदारी से माफी मांगी। माधुरी ने ठंडी सांस ली। वो आर्यन से नाराज नहीं रह सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरे साथ खरीदारी के लिए चलो। क्या अभी चलना जरूरी है? वास्तव में आर्यन का इरादा मीनल को परिद्वार के अंदर ले जाने का था। अभी आओ, अगर पति नहीं आए तो मैं तुम्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दूंगी। लेकिन इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, माधुरी ने फोन काट दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद करो। मीनल ने ज्यादा सवाल नहीं किए और आंखें बंद कर लीं। आर्यन उसे परिद्वार के अंदर ले आया। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। मीनल ने अपनी पलकें खोलीं और सामने का दृश्य देखा। उसे एक अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। यहाँ की आभा भी बहुत शुद्ध थी। ये कुनलुन पवित्र सभ्यता से कहीं अधिक शुद्ध थी।
नन्हे पति, ये कहाँ है? इसे परिद्वार कहते हैं। ये मेरी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का स्थान है, अर्थात ट्रेनिंग प्लेस है। आर्यन ने थोड़ा समझाया। अवनी, क्या बात है? अवनी पहले से ही उनके पीछे थी। मीनल ऐसी सुंदरता वाली महिला को देखकर हैरान थी। वो किसी परियों की कहानी की परी जैसी दिख रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम मीनू को परिद्वार के बारे में सब कुछ समझा दो। मीनू, अवनी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। बिना मीनल के जवाब का इंतजार किए आर्यन परिद्वार से बाहर निकल गया। अध्याय 104 हत्यारा। फेरी द्वार से बाहर आने के बाद आर्यन यानी ये चंद तुरंत माधुरी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन माधुरी के निवास पर पहुंचा। माधुरी का घर बहुत विशाल था। ये आर्यन के विला से भी कई गुना बड़ा था। आर्यन माधुरी के घर के मुख्य द्वार पर उतरा। टिंग टोंग, आर्यन ने दरवाजे की घंटी बजाई। हाँ, 1 मिनट रुकिए। घर के अंदर से माधुरी की आवाज आई। कुछ ही पलों बाद माधुरी ने दरवाजा खोला। इस समय माधुरी ने बहुत सुंदर नीले रंग की फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसने अपने बाएं हाथ में एक ब्रांडेड बैग लिया हुआ था। पति, आखिरकार आप आ गए। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। चलिए चलें। माधुरी आर्यन को खरीदारी पर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। माधुरी ने चारों ओर देखा और उसे आर्यन की कार कहीं नजर नहीं आई। आपकी कार कहाँ है? मेरी कार खराब हो गई है और मुझे उसे ठीक कराने का समय नहीं मिला। कल की घटना के कारण उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे वो अब तक ठीक नहीं करा पाया था। कोई बात नहीं, फिर हम मेरी कार का इस्तेमाल करते हैं। माधुरी ने आर्यन को घर के गैराज की ओर चलने का निमंत्रण दिया। माधुरी के गैराज में दर्जनों लग्जरी कारें बहुत ही करीने से कतार में खड़ी थीं। हर तरह की महंगी गाड़ियां उस गैराज में मौजूद थीं। आर्यन को पता नहीं था कि माधुरी को लग्जरी कारें इकट्ठा करने का शौक है। माधुरी पत्नी, क्या तुम्हें कारें जमा करने का शौक है? नहीं, यहाँ की ज्यादातर कारें उन भागीदारों द्वारा दी गई हैं जो कंपनी के साथ काम करते हैं। मैंने इन सभी उपहारों को मना करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी ये कारें मुझे देने पर अड़े रहे। माधुरी बिजनेस क्वीन के रूप में प्रसिद्ध थी, इसलिए कई लोग उसे विभिन्न लग्जरी उपहार देकर खुश करने और उसके करीब आने की कोशिश करते थे। अपनी पसंद की कार चुन लीजिए। माधुरी ने एक कोने की ओर इशारा किया जहां कारों की सभी चाबियां रखी हुई थीं। आर्यन ने बिना सोचे समझे एक चाबी उठा ली। आखिरकार उसके लिए सभी कारें एक समान थीं। बीप। आर्यन ने जो चाबी चुनी थी वो काली BMW की थी। चलिए चलें। उसने माधुरी को काली BMW कार की ओर बुलाया। दोनों कार में बैठ गए। आर्यन ने तुरंत गैस पर पैर रखा और गैराज से बाहर निकलकर माधुरी के घर से विदा ली। आपकी दादी की क्या स्थिति है? क्या वो अब बेहतर हैं? आर्यन ने सीतू दादी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। दादी बहुत स्वस्थ हैं। आज उनका इरादा अपनी पुरानी सहेली के घर जाकर महाजोंग खेलने का है। माधुरी ने बहुत उत्साह से बताया कि उनकी स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ये तो अच्छी खबर है। आर्यन ये जानकर खुश हुआ कि सीतू दादी में सुधार हुआ है। मैं कहना भूल ही गई थी, कंपनी का उत्पाद कल लॉन्च किया गया था और उसे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक ही दिन में आपकी कंपनी को करोड़ों डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ है। माधुरी ने अप्सरा कंपनी की प्रगति के बारे में बताया। ये आर्यन के लिए बहुत अच्छी खबर थी। बहुत बढ़िया, समय मिलते ही मैं वहां जाकर प्रगति देखने आऊंगा। अब पति के पास बहुत सारा पैसा है, आज आप ही सब कुछ चुकाएंगे। माधुरी खिलखिलाकर हंसी। ठीक है, तुम जो चाहो मैं वो खरीद दूंगा। आर्यन अपनी पत्नी के प्रति जरा भी कंजूस नहीं होने वाला था। कुछ ही मिनटों में आर्यन और माधुरी शहर के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर पहुंच गए। माधुरी ने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे शॉपिंग सेंटर की विभिन्न दुकानों की ओर खींच ले गई। शॉपिंग सेंटर में कई लोग उन्हें घूर रहे थे। आर्यन के साथ युगल साधना करने के बाद माधुरी और भी सुंदर हो गई थी। माधुरी आर्यन को शहर की सबसे अच्छी ज्वेलरी दुकान पर ले गई। पति, ये अंगूठी मुझ पर कैसी लग रही है? माधुरी ने एक बहुत कीमती अंगूठी पहनकर देखी और आर्यन को दिखाई। हाँ, ये तुम पर बहुत जच रही है। क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। ये 10वीं बार था जब माधुरी ने ऐसा सवाल किया था। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए पर्याप्त अच्छी है। माधुरी ने वो डायमंड की अंगूठी उतार दी। वो दूसरी अंगूठी आजमाना चाहती थी। आर्यन ये देखकर लाचार महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब फैसला माधुरी को ही करना है तो वो उससे क्यों पूछ रही है। अब वो समझ गया था कि पुरुषों को महिलाओं के साथ खरीदारी पर जाना क्यों पसंद नहीं आता। महिलाओं के साथ खरीदारी करते समय एक पुरुष के धैर्य की सही मायने में परीक्षा होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्यन का पूरा दिन यही बीत जाएगा। हे भगवान, ये तो अभ्यास करने से भी ज्यादा थका देने वाला है। आर्यन एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गया। इस समय माधुरी खाना और पीने का सामान खरीदने गई थी। तभी एक चीज बहुत तेज गति से उसकी ओर आई। आर्यन ने अपनी 2 उंगलियों से उस वस्तु को बीच में ही पकड़ लिया। ये बहुत ही तेज धार वाला फेंकने वाला चाकू था।
ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आर्यन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उस दिशा में देखने लगा जहां से चाकू फेंका गया था। चाकू ऊपर से आया था। इसका मतलब हत्यारा यहाँ के आसपास की किसी इमारत के छत पर होना चाहिए। अध्याय 105 हत्यारा संघ। ये जानकर कि वो लक्ष्य को मारने में विफल रहा है, वो हत्यारा तुरंत उस स्थान से निकल गया। पर अफसोस, जिस लक्ष्य को वो मारना चाहता था वो पहले से ही उसके सामने था। आर्यन यानी ये चैन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग करके उस भाड़े के हत्यारे को ढूंढ लिया था। तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बताओ कि तुम्हें यहां किसने भेजा है। आर्यन ये जानना चाहता था कि हत्यारे को किसने भेजा है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम आज यहीं मरोगे, घमंडी हत्यारे ने आर्यन से कहा। हत्यारे के शरीर के पीछे से दर्जनों उड़ने वाले चाकू निकले। वो हत्यारा उन उड़ते हुए चाकुओं की गति को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। इस तकनीक से मैंने बहुतों को मारा है और आज तुम्हारी बारी है। उस अनुबंध हत्यारे ने गर्व से आर्यन को अपनी ये तकनीक दिखाई। तो ये चाकू फेंके नहीं गए थे बल्कि फ्लाइंग नाइफ थे। ये हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक साधक था। आर्यन ने हत्यारे की शक्ति के स्तर को मापा। वो स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 6ठे स्तर पर था। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि इस हत्यारे के पास थोड़ा घमंडी होने की पूंजी तो है, आर्यन ने अपने मन में कहा। अपनी उंगली का उपयोग करते हुए हत्यारे ने आर्यन के शरीर के चारों ओर दर्जनों चाकुओं को घुमाया। वे चाकू तेजी से सभी दिशाओं में फैल गए और आर्यन को घेर लिया। वे चाकू अभी केवल आसपास घूम रहे थे और उन्होंने आर्यन पर हमला नहीं किया था। आर्यन ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और देखने लगा कि वो अगला वार क्या करेगा। इसे महसूस करो। दर्जनों उड़ने वाले चाकू सभी दिशाओं से आर्यन पर झपट पड़े। जब वे चाकू आर्यन के शरीर से कुछ ही इंच की दूरी पर थे तो अचानक सारे चाकू रुक गए। क्या? अनुबंध हत्यारा बहुत हैरान था कि उसके द्वारा नियंत्रित सभी चाकू रुक गए थे। उसने उन्हें वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब उन पर नियंत्रण खो चुका था। उबासी। आर्यन ने उबासी ली। वो इस कमजोर तकनीक को देख देख कर थक गया था। ये देखकर कि सामने वाला व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, हत्यारे ने आर्यन से बचने के लिए धुआं बम का इस्तेमाल किया। उसने भागने के लिए अपनी पूरी गति लगा दी। धड़ाम। किसी ने हत्यारे को इमारत के नीचे पटक दिया। आर्यन ने भागने की कोशिश कर रहे उस हत्यारे को नीचे गिरा दिया था। हत्यारा बेदम होकर गिर पड़ा। आर्यन के हमले से उसका पूरा शरीर घातक रूप से घायल हो गया था। हालांकि आर्यन ने अपनी शक्ति को अधिकतम सीमा तक रोक कर रखा था, फिर भी उस हत्यारे को बहुत गहरी चोट आई थी। मेरे पास तुम्हारे साथ निपटने का समय नहीं है, बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है। आर्यन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। मैं नहीं बताऊंगा, हत्यारे मौत से नहीं डरते। उसने जिद की कि वो भेजने वाले का नाम नहीं बताएगा। तुम सचमुच मुझे नहीं बताना चाहते? मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। ठीक है। ऐसा लगा कि आर्यन के पास इस हत्यारे को तड़पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ताकि वो सच उगल दे। धूम। आर्यन ने अपनी आभा का उपयोग हत्यारे को दबाने के लिए किया। हत्यारे पर इतना दबाव पड़ा कि उसके हाथ पैर फर्श से चिपक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत भारी पहाड़ के नीचे दब गया हो। उसके शरीर की हड्डियां जोर से कांपने लगीं और उनमें से चटकने की आवाज आने लगी। जल्दी बताओ किसने तुम्हें भेजा है? आर्यन ने फर्श पर पड़े हत्यारे से कहा। मैं कभी नहीं बताऊंगा। वो घुटन महसूस कर रहा था। इस दबाव में सांस लेना भी मुश्किल था। आर्यन ने उसकी सहनशीलता की सराहना की और दबाव को और बढ़ा दिया। वो हत्यारा जो केवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 6ठे स्तर पर था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क में हो। 3 मिनट बीत गए पर हत्यारे ने मुंह नहीं खोला। 5 मिनट बाद उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून निकलने लगा। वो आर्यन की आभा को और सहन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं मान लेता हूं, पर कृपया पहले मुझे छोड़ दें। हत्यारे ने हार मान ली थी। वो आर्यन की शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहा था। वैसे भी इतने शक्तिशाली मास्टर से लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हत्यारा आर्यन के सामने घुटनों पर बैठ गया। महान मास्टर, सच तो यह है कि मुझे नहीं पता कि आपको कौन मारना चाहता है। मुझे ये मिशन हत्यारा संघ से मिला था। किसी ने आपको मारने के लिए $1 करोड़ का इनाम पेश किया था। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पैसे किसने दिए तो तुमने ये मिशन क्यों स्वीकार किया? हत्यारा ने पूछा। हत्यारा संघ के नियम ऐसे ही हैं। ग्राहक का नाम गुप्त रखा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हत्यारा संघ के मुख्यालय जाना होगा। तो कहाँ है ये हत्यारा संघ का मुख्यालय? मैं वहां जाकर हिसाब बराबर करूंगा। आर्यन का इरादा वहां जाकर उस व्यक्ति का पता लगाना था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। हत्यारे ने अपना थूक निगला।
ये पहली बार था जब उसने किसी को हत्यारा संघ के खिलाफ ऐसी बात कहते सुना था। क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ वो कहाँ है? आर्यन ने दबाव डाला। मुख्यालय शहर के पश्चिम में स्थित है। वहाँ एक पुरानी हवेली है, मुख्यालय उसी घर के नीचे है। वांछित उत्तर मिलने के बाद आर्यन के लिए वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो तुरंत उस बेंच की ओर वापस चला गया जहाँ माधुरी लियू युए उसका इंतजार कर रही थी। हत्यारे ने जब देखा कि आर्यन जा चुका है तो उसने राहत की सांस ली कि वो उस महाशक्तिशाली राक्षस से बच गया। धिक्कार है, किसकी हिम्मत हुई कि मिशन के स्तर को गलत बताया। ये व्यक्ति शायद एसएसएस रेनी का मिशन हो सकता है। हत्यारे ने उन लोगों को कोसा जिन्होंने ये मिशन डाला था। क्योंकि शुरुआत में ये मिशन केवल डी श्रेणी का था, इसीलिए उसे आर्यन को मारने का इतना भरोसा था। हत्यारा संघ में ग्राहक को लक्ष्य की शक्ति और पृष्ठभूमि बतानी होती है ताकि संघ सही स्तर के हत्यारे को चुन सके। इस बार ग्राहक ने लक्ष्य की शक्ति पहचानने में बड़ी गलती की थी। अगर उसे करोड़ों रुपए भी दिए जाते तब भी कोई हत्यारा ऐसे मिशन को हाथ नहीं लगाता। अध्याय 106 कृत्रिम श्वसन देना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। आर्यन वापस उसी स्थान पर लौटा जहां माधुरी लियू युए खाना खरीदने के बाद उसका इंतजार कर रही थी। जब वो पहुंचा, माधुरी बैठी हुई थी और जो खाना उसने खरीदा था उसे खा रही थी। वो बार बार आर्यन को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। मेरा खाना कहाँ है? बिना किसी को एहसास हुए आर्यन अचानक माधुरी के बगल में बैठ गया। तुम कहाँ चले गए थे? माधुरी ने लाचारी से पूछा कि आर्यन कहाँ गायब हो गया था। वहां घुसपैठियों का एक समूह आ गया था, इसलिए मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ा। आर्यन ने यह नहीं बताया कि उसने अभी अभी हत्यारों का सामना किया था। ओह, ये रहा तुम्हारा खाना। माधुरी ने खाने का डिब्बा आर्यन की ओर बढ़ा दिया। माधुरी ने जो डिब्बा खरीदा था उसमें ढेर सारा बीफ मिला हुआ तला हुआ नूडल्स था, जिसके ऊपर सब्जियां और जियाओ जी सजाए गए थे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आर्यन ने सुपित उठाए और खाना शुरू किया। आर्यन अक्सर ऐसा खाना खाता था। इस तरह के खाने की कीमत समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती और सुलभ होती थी। हालांकि खरीदा गया खाना काफी साधारण था, लेकिन उन दोनों ने इसे बड़े चाव से खाया। कभी आर्यन माधुरी को खिलाता तो कभी माधुरी उसे। खाना खत्म करने के बाद दोनों ने वापस लौटने का मन बनाया। जब वे पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में लोगों की भारी भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। ये क्या है? माधुरी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग सड़क के बीच में झुंड बनाकर क्यों खड़े हैं। चलो देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। उसने माधुरी को पास चलने और नज़ारा देखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही आर्यन और माधुरी पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक महिला बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। एक अन्य महिला घबराकर उस बेहोश महिला को उजागर कर रही थी। आर्यन इन दोनों महिलाओं को जानता था। एक कविता थी और दूसरी फाल्गुनी। कविता ने एक साधारण पोशाक पहनी थी, जबकि फाल्गुनी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक टोपी और बड़े चश्मे लगाए थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। फाल्गुनी इस समय कविता की बाहों में बेहोश थी। कविता उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। फाल्गुनी, छोटी बहन, जागो, तुम्हें क्या हुआ है? कविता बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन फाल्गुनी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे कविता बहुत चिंतित हो गई। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? कविता भीड़ की ओर चिल्लाई, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कोई डॉक्टर नहीं था। ये फाल्गुनी और कविता नहीं है? आर्यन ने कहा। पति, आप इन्हें जानते हैं? माधुरी ने पूछा। उसे लगा जैसे उसने इन दोनों को पहले देखा था, पर वो जगह भूल गई थी। बेशक, जो बेहोश हुई है वो लोकप्रिय स्टार फाल्गुनी है और वो वयस्क महिला प्रिया के स्कूल की प्रमुख कविता है। आर्यन ने उनकी पहचान बताई। ओह, तो ये वही मशहूर स्टार फाल्गुनी है। वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। चूंकि फाल्गुनी ने भेष बदला हुआ था, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल था। मैं उसकी मदद करूंगा। आर्यन फाल्गुनी और कविता की ओर बढ़ा। मिस कविता, मुझे उसकी स्थिति की जांच करने दें। आर्यन ने कविता के सामने जाकर कहा। मिस्टर आर्यन, क्या आप उसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं? कविता ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। पहले जांच करने दे। उसने फाल्गुनी की नब्ज थामी और परीक्षण किया। मैं समझ गया। आर्यन जान गया कि वो क्यों बेहोश हुई थी। फाल्गुनी का दिल कमजोर पड़ गया था। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कैसी स्थिति है? कविता ने घबराते हुए पूछा। हमें उसे कृत्रिम सांस देनी होगी। इसे और प्रभावी बनाने के लिए आपको उसका हृदय दबाना होगा। आर्यन ने उपचार का तरीका बताया। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी कीजिए। कविता ने आर्यन पर दबाव डाला। अरे, मैं क्यों? क्या आपको ये नहीं करना चाहिए? आप उसके करीब हैं। आर्यन को मानना पड़ा कि फाल्गुनी सुंदर थी, लेकिन समस्या ये थी कि वो दुनिया की नज़रों में रहती थी। अगर दुनिया को ये पता चला तो आर्यन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। कविता को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन फाल्गुनी को कृत्रिम सांस देने से मना करेगा। अगर इसकी जगह कोई सामान्य पुरुष होता तो वो इस मौके के लिए बहुत खुश होता।
जल्दी कीजिए वरना उसे नुकसान पहुंच सकता है, कविता ने फिर से जोर दिया। ठीक है ठीक है। आर्यन फाल्गुनी के होठों के करीब झुका और उसे चूमते हुए कृत्रिम सांस देने लगा। उसने फाल्गुनी की छाती को भी धीरे से दबाया, जो छूने में बहुत कोमल थी। आर्यन ने अपनी प्रगाढ़ ऊर्जा से फाल्गुनी के हृदय को थोड़ा ठीक किया। 3 मिनट तक ऐसा करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। ध्यान रहे कि भविष्य में वो इतनी ज्यादा न थके, अगर ऐसा ही रहा तो वो अपनी जान गंवा सकती है। जाने से पहले आर्यन ने कविता को चेतावनी दी। कविता बस उसे देखती रह गई। उसके दिमाग में अभी भी आर्यन वाला फाल्गुनी को कृत्रिम सांस देने का दृश्य घूम रहा था। खौं खौं। फाल्गुनी को खांसी आई और उसने अपनी आंखें खोलीं। वो जागी और अपने चारों ओर भीड़ देखकर हैरान रह गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसे कुछ याद नहीं था। फाल्गुनी छोटी बहन, तुम आखिरकार जाग गई। मैं बहुत चिंतित थी। कविता ने तुरंत उसे गले लगा लिया। फाल्गुनी ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। कविता ने उसे शुरू से अंत तक सब कुछ बताया, उसके बेहोश होने से लेकर आर्यन द्वारा उसे बचाने तक। जब फाल्गुनी ने सुना कि आर्यन ने उसे कृत्रिम सांस दी है तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अक्सर किसी के द्वारा चूमे जाने का सपना देखती थी और आज वो सच हो गया था। उसने अपने होठों को छुआ और कुछ सोचने लगी। इसका मतलब है कि मेरा पहला चुंबन आर्यन ने ले लिया। ये सोचकर वो बहुत शर्मा गई। उसने इधर उधर देखा पर आर्यन वहां नहीं था। कविता दीदी, आर्यन कहाँ है? अरे वो। कविता ने देखा कि आर्यन वहां से बहुत पहले जा चुका था। वो चला गया। बेरहम। फाल्गुनी थोड़ी असंतुष्ट थी क्योंकि आर्यन चला गया था। ये बिल्कुल पहली बार की तरह था जब उसने उसे बचाया था। वो व्यक्ति हमेशा उसकी मदद करने के बाद गायब हो जाता था। सबसे लोकप्रिय स्टार होने के नाते उसे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया। उसे लगा कि क्या उसका आकर्षण आर्यन की प्रेमिका से कम है। कविता दीदी, चलिए यहाँ से। फाल्गुनी अब वहां और नहीं रुकना चाहती थी और भीड़ से बाहर निकल गई।